आज का हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी। और ये टॉपिक हमने समकालीन विश्व राजनीति के दो ध्रुवीयता का अंत वाले चैप्टर से लिया, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। हम पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, लेकिन जो विघटन होने के बाद है साम्यवाद से और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का जो मॉडल था वो कौन सा था, उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। साम्यवाद से जो पूंजीवाद में परिवर्तित हुआ, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में सारे जो गणराज्य थे उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को हटा करके पूंजीवाद को अपनाया। लेकिन किस मॉडल से अपनाया, उस मॉडल का नाम है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। तो यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो है आघात पहुंचा करके उपचार करना, चोट पहुंचाना। चोट कौन सी, मानसिक। शॉक्ड रह जाता है व्यक्ति इस तरीके से। शॉक थेरेपी का अभिप्राय शॉक थेरेपी का अभिप्राय है कि परिवर्तन धीरे धीरे ना करके एकदम से परिवर्तन करना, और एकदम से इतना परिवर्तन करना कि आमूल सारी व्यवस्थाएं बदल जाएं। अचानक से पूरी व्यवस्थाओं को बदलना, अचानक से साम्यवाद के सारे जो लक्षण थे उनको समाप्त करना और उनकी जगह पूंजीवाद वाले लक्षणों को अपनाना। तो ये जो थेरेपी है ये शॉक थेरेपी कहलाई। क्या हुआ, रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी के लिए सारा काम इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जो उस राज्य की संपत्ति थी उसको तुरंत फुरत निजी स्वामित्व में दे दिया गया। जो वित्तीय खुलापन भी तुरंत दे दिया गया, जबकि पहले सारी व्यवस्था किसके कंट्रोल में थी, सरकार के। और बाद में उसको किस क्षेत्र में दे दिया, निजी क्षेत्र में। और लोगों को व्यापार करने की छूट दे दी गई कि वो अपना मन से व्यापार कर सकते हैं। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर भी बल दिया गया। अब अगर हम ये बात करें कि ये मॉडल आया कहाँ से, तो देखिए इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर रूसी गणराज्यों में इस शॉक थेरेपी मॉडल को अपना करके समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवाद में परिवर्तित किया गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि साम्यवाद से पूंजीवाद में ये जो शॉक थेरेपी थी इसमें क्या हुआ। तो साम्यवाद के पतन के पश्चात जो सोवियत संघ के गणराज्य थे वो समाजवादी व्यवस्था से कौन सी व्यवस्था में बदल गए, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गए। लेकिन ये जो बदलने का जो जिसको हम संक्रमण कहते हैं बहुत ही कष्टप्रद था, लोगों को बहुत ही तोड़ने वाला था, खासतौर से आर्थिक रूप से। रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे और पूर्वी यूरोप के जो राज्य थे, देखिए सोवियत संघ में ये जो देश शामिल थे, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश। यहाँ पर साम्यवाद से पूंजीवाद के संक्रमण के लिए ये जो शॉक थेरेपी अपनाई गई, इस शॉक थेरेपी में निज संपत्ति पर राज्य के अधिकार को खत्म करके निजी स्वामित्व में दे दिया गया, यानी राज्य की संपदा को बेच दिया गया, निजी क्षेत्रों में बेच दिया गया। व्यापारिक स्वामित्व के ढांचे को अपना लिया, निजीकरण कर दिया। इसी के साथ साथ इन्होंने खेती का तरीका भी बदल दिया। पहले सोवियत संघ में पूंजीवादी पद्धति से खेती, साम्यवादी यानी सहकारी कृषि होती थी, सरकार के नियंत्रण में कृषि होती थी। लेकिन शॉक थेरेपी के अंतर्गत पूरे कृषि व्यवस्था को पूंजीवादी पद्धति से करना शुरू करवा दिया और मुक्त व्यापार को भी पूर्ण रूप से अपना लिया। वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता को भी अपना लिया। अब इसे हुआ क्या, देखिए सबसे पहला जो इसका दुष्प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि जो सोवियत संघ के गणराज्य थे उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। ये शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई और जनता को ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने
पश्चिमी मॉडल अपनाया है या पश्चिम की अर्थव्यवस्था को वो अपनाने जा रहे हैं, उससे उन्हें बहुत फायदा होगा। और वो जिस आनंद लोक की कल्पना कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? तहस नहस हो गई। और तहस नहस होने से असर किसको पड़ा? जनता को पड़ा। जो बर्बादी की मार किसको झेलनी पड़ी? जनता को झेलनी पड़ी। पूरा राज्य नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा था, यानी उद्योग धंधों पर जो सरकारी नियंत्रण था, जिस पर राज्य का नियंत्रण था, वो चरमरा उठा। कैसे चरमरा उठा? 90% उद्योगों को निजी हाथों में या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिकरण नीति की अपेक्षा बाजार की शक्तियां कर रही थी। आर्थिक ढांचा अब किस पर आधारित हो गया? बाजार की शक्तियों पर, व्यापारियों पर निर्भर हो गया। इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला हुआ। सारे उद्योग ठप हो गए। इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो राज्य आधारित जो भी उद्योग थे वो सब निजी क्षेत्रों को बहुत ही कम दामों पर बेच दिए गए। उनकी जो कीमत है, जो वास्तव में वो कीमत भी नहीं आकी गई और औने पौने दामों में उन्हें बेच दिया गया। इसलिए इसको सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि गैराज सेल किसे कहते हैं। तो साम्यवाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के समय सोवियत संघ के गणराज्यों में राज्य आधारित उद्योग धंधों को निजी क्षेत्रों को कम कीमत पर, औने पौने दामों पर बेच दिया गया। इसलिए उसे सबसे बड़ी विश्व की गैराज सेल कहा जाता है। अब देखिए, इस बिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र तो सारी जनता को दिए गए। कोई भी खरीद सकता है। ये अधिकार पत्र तो सारी जनता को दे दिया गया कि वो बिक्री में भाग ले सकती है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अधिकांश जनता ने अपने अधिकार पत्रों को क्या किया? बेच दिया। किसको बेच दिया? काला बाजारियों को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। जनता गरीब थी और वो इतने बड़े उद्योग धंधों को नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि निजी स्वामित्व, निजी संपत्ति तो उनके पास थी ही नहीं। इसलिए अपने अधिकार पत्र उन्होंने बेच दिए। काला बाजारियों को बेच दिए क्योंकि जनता को किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। इसलिए इन उद्योग धंधा का जनता को कोई भी फायदा नहीं मिला। यदि हम दूसरे परिणाम पर चर्चा करें शॉक थेरेपी के, तो वो है रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूस की मुद्रा जो रूबल थी उसमें नाटकीय ढंग से गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि परिवर्तनीय बना दिया गया। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग कैसे हो गए? निर्धन हो गए। अब तीसरा जो मुख्य प्रभाव पड़ा शॉक थेरेपी का, वो है खाद्य सुरक्षा की समाप्ति। देखिए, ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सोवियत संघ था उसमें सभी लोगों को भोजन और रोजगार की सुरक्षा गारंटी दी गई थी कि उन्हें उपभोक्ता सामग्री कम दाम पर रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जब पूरा ढांचा ही बदल गया, साम्यवाद से पूंजीवाद में स्थापित हो गया, तो सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई और खेती कौन से तरीके से होने लगी? पूंजीवादी तरीके से। इससे क्या हुआ कि आम लोगों को जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी वो समाप्त हो गई। अब आप देख लीजिए कि लोगों को खाने पीने का भी अभाव हो गया। इसके बाद रूस ने क्या किया? खाद्य सामग्री तो वैसे ही कम पड़ गई, तो रूस ने खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर दिया। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट गया था, लेकिन नया कैसे स्थापित होगा, उसका विकल्प क्या होगा, ये व्यवस्था नहीं करी थी। पुराने को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन नई व्यवस्था के लिए कोई योजना नहीं थी। शॉक थेरेपी का यदि हम अगला कारण पढ़ें तो वो है समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाना।
आम जनता के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण रहा है कि समाज कल्याण की जो समाजवादी व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं बदल गई तो समाजवाद की कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सोवियत संघ से अलग हुए राज्यों में समाज कल्याण की जो समाजवादी व्यवस्थाएं हैं उन सबको भी नष्ट कर दिया गया। समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर किसे अपनाया गया? पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के बदलने से लोगों को जो रियायत प्रदान की जाती थी सरकार द्वारा वो समाप्त हो गई। अधिकांश लोग निर्धन होने लगे और इससे क्या हुआ? इसका जो मेन इफेक्ट पड़ा वो मध्यम और शिक्षित वर्ग था वो पलायन कर गया और वहाँ के देशों में एक नया वर्ग उभर कर गया, नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे किस नाम से जाना गया? माफिया वर्ग से, यानी जिसका सभी क्षेत्रों पर एकाधिकार हो गया। वो माफिया वर्ग से उसका जन्म हुआ और जो मध्यम वर्ग था और शिक्षित वर्ग था वो पलायन कर गया। अब माफिया वर्ग की बात करें तो सारी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो माफिया वर्ग के कंट्रोल में आ गई। पांचवें यदि प्रभाव की बात करें तो वो है आर्थिक असमानताओं का जन्म। जो सोवियत संघ में शॉक थेरेपी अपनाई गई उन परिस्थितियों में निजीकरण तुरंत फुरत होने के कारण बहुत सारी नई नई विषमताओं को जन्म हुआ। पूर्व सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे, खासतौर से रूस की बात करें तो यहाँ पर अमीर ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब ज़्यादा गरीब हो गए और दोनों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। अमीर और निर्धन के बीच की जो ये असमानता है ये इतनी ज़्यादा हो गई कि दो वर्ग बन गए, एक अमीरों का और एक गरीबों का। यदि हम अगले प्रभाव की बात करें तो वो है लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। देखिए, शॉक थेरेपी में ज़्यादा ये ध्यान दिया गया कि साम्यवाद की समस्त निशानियों को मिटा करके पूंजीवाद को जन्म दिया जाए, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया जाए ये बात उनके ध्यान में नहीं है। सोवियत संघ से अलग हुए जो गणराज्य हैं वो शॉक थेरेपी के अंतर्गत केवल एक ही उनका फोकस रहा, आर्थिक परिवर्तन। उसके अलावा राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा, लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे बनेंगी, उनका गठन कैसे होगा, इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य प्राथमिकता से नहीं होने से बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई। क्या हुआ? सभी देशों का जो संविधान तैयार किया गया बहुत जल्दबाजी में किया गया। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को क्या बना दिया गया? कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया, अमेरिका के बेस पर। जैसे अमेरिका में होता है ना, राष्ट्रपति को सब अधिकार दिए जाते हैं, उसके हाथ में अधिकांश शक्तियां दे दी गई। इससे क्या हुआ? इससे संसद नाम की जो संस्था है बहुत कमज़ोर हो गई। सारे अधिकार किसको दे दिए? राष्ट्रपति। अगला यदि हम प्रभाव देखें तो वो है शासकों का सत्तावादी स्वरूप। एशिया के देशों में यदि हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, बाकी जो लोकतांत्रिक हैं उनमें अलग अलग तरीके हैं। इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। जब सत्ता प्राप्त हो जाती है और सारी शक्तियां दे दी जाती हैं तो विचार बदलते टाइम नहीं लगता है। जब राष्ट्रपति को सारे अधिकार दे दी गए, सारी शक्तियां दे दी गई तो लोग कैसे हो गए? सत्तावादी हो गए। तुर्कमेनिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपतियों ने क्या किया? 10 वर्षों के लिए अपने आप को उस पद पर बहाल कर दिया। शासन के लिए अपने आप को कितने समय के लिए बहाल कर दिया? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए वो राष्ट्रपति बन गए। और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद टाइम लिमिट बढ़ा दी, यानी और 10 वर्षों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इस पे खास बात ये कि ये जो राष्ट्रपति है इनके फैसले से असहमति और विरोध करने की अनुमति भी नहीं दी गई। राष्ट्रपति का विरोध भी नहीं कर सकते और असहमति भी नहीं कर सकते।
अगले पॉइंट की यदि हम बात करें शॉक थेरेपी के प्रभाव की, तो वो है सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो लोकतंत्र का आधार है उसके ऊपर अभी तक उसकी स्थापना नहीं हो पाई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए तभी लोकतंत्र का महत्व है, वो सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में अभी तक भी स्थापित नहीं हो पाई है, जबकि उसका स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया गया और शॉक थेरेपी मॉडल से क्या क्या नुकसान उठाने पड़े।